चंद्रिका बड़ी होने के बाद उसकी माँ मर जाने पर उसका पिता चंद्रिका का ख्याल रखने के लिए कस्तूरी नाम की एक औरत से शादी करता है। सौतेली माँ को पहले से ही चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर यह विषय बाहर कहने से उसके पति से रिश्ता टूट जाएगा सोच के चुप रह जाती है। इस तरह साल बीत जाते हैं। कस्तूरी को भी एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम है हरिता। सौतेली बहन चंद्रिका और हरिता बड़े होते हैं और उनके पिता को ये सब एक सपना की तरह लगता है, पर बेटियों की शादी करना पिता की जिम्मेदारी है ना। उनका पिता पहले चंद्रिका की शादी करने को सोचता है। तब दूसरी पत्नी कस्तूरी ऐसे कहने लगी, सुनिए, और कितने दिन में आपके कान में मक्खी की तरह शोर मचाऊं? आप हर समय आपकी बड़ी बेटी के सिवाय मेरे और मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अरे वो आपको कौन सी दवा दे दी जी? पैदा होते ही माँ को खा ली। इस घर में कदम रखने के बाद 6 महीने तक मुझे बिस्तर पर डाल दी। हमारी बच्ची पैदा होने के बाद हर बार मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। इतनी बदकिस्मत लड़की को आप क्यों ऐसे सर पर चढ़ा के रखे हो जी? कम से कम अभी तो मेरी बात सुनिए। उस बदनसीब लड़की को छोड़ दीजिए। आपके सपनों को हमारी बेटी हरिता ही सफल करेगी। ऐसे बार बार साल भर एक ही विषय में ब्रेन वॉश करने पर पिता भी चंद्रिका को बदकिस्मत लड़की समझने लगा। इसीलिए बड़ी बेटी चंद्रिका का ख्याल रखना धीरे धीरे से कम करने लगा। ये सब देखकर एक दिन मंदिर को जाकर भगवान से उसके दुख को ऐसे कहने लगी चंद्रिका, स्वामी, क्यों आपको मेरे ऊपर इतना गुस्सा है? मेरे बचपन में ही मुझे माँ के प्यार से दूर किए। इतने दिन मुझे प्यार से देख रहे मेरे पिताजी को भी अभी दूर कर रहे हो। मेरी मौसी और बहन हरिता को मैं एक बदकिस्मत लड़की की तरह दिखाई देती हूँ। मुझे आप ही बचाओ स्वामी। ऐसे बहुत दुखी होने लगे। तब उस मंदिर में एक स्तंभ के पीछे से तरुण नाम का एक लड़का चंद्रिका को देखता रहता है। उसके पास रही उसकी माँ तरुण से ऐसे कहने लगी, तरुण बेटा, ऐसे कितने दिन उस चंद्रिका को चुपके से प्यार करते रहते हो? उसके पास जाकर तुम्हारे प्यार के बारे में उससे बोलो बेटा। उसके बाद उसके घर वालों से बात करके तुम दोनों की शादी कर दूंगी। ऐसे कहती है। तब तरुण ने, नहीं माँ, इतने दिन चंद्रिका से मेरे प्यार के बारे में कहने के लिए हिम्मत नहीं आई, पर अभी उसकी स्थिति देखने से उसकी जिंदगी सुधारने के लिए एक छाया की जरूरत है। इसीलिए प्यार के बारे में नहीं, सीधा सीधा मैरिज ब्रोकर से खबर बेचकर उनके घर वालों से रिश्ते की बात करेंगे माँ। ऐसे बेटा कहने पर वो माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद मैरिज ब्रोकर को बुलाकर उससे खबर भेजते हैं। तरुण बहुत अमीर परिवार का है। उसके पूर्वज जमींदार होने पर उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भी ना नहीं कहेंगे। इसीलिए मैरिज ब्रोकर से लड़के वाले घर आने की खबर सुनते ही हरिता ऐसे कहने लगी, पापा, आप ये रिश्ता जाने मत दीजिए। वो लड़के वाले बहुत अमीर परिवार के हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी पापा। उसके बाद लड़के वाले इनके घर आते हैं, पर दुल्हन के रूप में हरिता को देखकर तरुण ऐसे कहने लगा, देखिए, मैं ये लड़की से नहीं, आपकी बड़ी बेटी चंद्रिका से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे कहने पर कस्तूरी को बहुत गुस्सा आके ऐसे कहने लगी, देखो बेटा, वो एक बदकिस्मत लड़की है। वो जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ नाश ही होगा। इसीलिए उसका दोष निवारण करने के लिए उसकी शादी एक पेड़ से करा के उस पेड़ को काटने के लिए पंडित जी बोले, चाहिए तो मेरी बेटी हरिता से शादी कर लो। ऐसे कहती है। तब तरुण गुस्से से वहाँ से चला जाता है, पर कस्तूरी उसकी सौतेली बेटी से छुटकारा पाने के लिए सच में एक पेड़ से डम्मी शादी करा के घर से निकाल देती है। उसके बाद चंद्रिका अनाथ की तरह रोड पर आके कहाँ चली गई किसी को भी पता नहीं। पर कस्तूरी के पिता का व्यापार नुकसानों में जाके उनका पूरा परिवार परेशानियों में पड़ जाती है। तब तरुण आकर उनसे ऐसे कहने लगा, देखिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप बदकिस्मत समझ के आपकी बड़ी बेटी को भेज दिए। उसे ढूंढ के हम दोनों की शादी कराने से मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर होने के लिए बहुत पैसे दूंगा। ऐसे कहने पर उनमें उम्मीदें पैदा होके चंद्रिका को ढूंढकर लाके
तरुण से शादी करते हैं। तब तरुण उस परिवार की मुश्किलें दूर करता है। पर चंद्रिका उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए, मेरे जैसे बदकिस्मत लड़की से आप शादी करना ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे मेरे रास्ते छोड़ दीजिए। तब तरुण ने, वो कैसे होगा चंद्रिका? मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्यार कर रहा हूँ। जो तुम्हें बदकिस्मत बोले वो ही आज तुम्हें भाग्यशाली समझ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने ही व्यापार में नुकसान करा के मैं उनकी सहायता करके तुझसे शादी कराने की प्रपोजल रखा, इसीलिए वो तुझे ढूंढ के लाए और मुझसे शादी किए। अभी उनकी पूरी संपत्ति फिर से हासिल होने का कारण वो तुम ही को सोच रहे हैं। वो लोग पेट से तेरी शादी का नाटक करके मुझसे तुझे दूर करने को सोचे, ऐसे कहता है। इस प्रकार पेट से सौतेली बेटी की शादी कैंसिल होके एक करोड़पति से होती है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता के गांव में हाल ही में सूखे की अवधि बढ़ने लगी, इसीलिए उस गांव के लोग जीने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। उसी कारण उनमें से बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। ऐसे उनके गांव को अचानक से सूखे की अवधि घेर लेने का कारण क्या हो सकता है करके बहुत दिनों से दीदी चंद्रिका इस विषय पर बहुत शोध करने लगी। उसी प्रयास में वो महीने भर दूसरे गांव को जाती थी। एक बार उसके बहन को देखने चंद्रिका गांव आती है। सूखे की अवधि में रहे पूरे गांव को देखकर घर जाती है। तब बहन हरिता ने, दीदी, दिन भर दिन गांव की स्थिति देखने से मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस भगवान को हमारे ऊपर गुस्सा आया है। हमारा गांव ऐसे हो गया दीदी। हम यहीं रहने से हम जिंदा नहीं रह सकते। हम कहीं और चले जाएंगे दीदी। तब चंद्रिका ने, देखो बहन, हमारे गांव में ऐसे सूखे की अवधि आने का कारण कोई भगवान या शाप नहीं है रे। ये सब वो मिनिस्टर सूर्याराव का काम है। वो जानबूझकर हमारे गांव को सूखे की अवधि लाकर हमें यहाँ से वो खाली करना चाहता है। इतने दिन की मेरी शोध में मुझे बहुत सारे विषय पता चले बहन। ऐसे कहने पर हरिता आश्चर्य हो जाती है। क्या कह रही हो दीदी? सूखे की अवधि का कारण वो मिनिस्टर है? हम यहाँ से चले जाने से उसे क्या मिलेगा? सब गांव वालों के वोट भी चले जाएंगे ना? तब उसे नुकसान ही होगा ना दीदी? तब चंद्रिका ने, अरे मेरी पगली बहन, तू कहाँ है रे? हमारे गांव के जमीन में सोने की खनिज है। वो खनिज अगर वो हासिल करने से ऐसे करोड़ों वोट्स वो खरीद सकता है। इसीलिए इस इलाके को सूखे की अवधि में डालकर वो इस जगह को प्रोहिबिटेड जोन में बदलना चाहता है। उसके माइनिंग को शुरू करने को सोच रहा है बहन। इसीलिए गांव थोड़ा थोड़ा खाली होने पर भी कोई पुनरावास का इंतजाम नहीं कर रहा रे। तो ये सब तुझे पता है ना? चलो हम सब मिलके उस मिनिस्टर के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट लिखते हैं। हमारी जिंदगियों को हम ही सुधारेंगे दीदी। ऐसे बहुत हिम्मत से कहती है। तब दीदी चंद्रिका ने, देखो बहन, वो साधारण आदमी नहीं है, वो मिनिस्टर है। हम पुलिस वालों के पास जाने से वो ही जीतेगा। तो कैसे दीदी? उसके स्वार्थ के लिए इस गांव का नाश कायम है। तब दीदी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे बहन? इसीलिए मैं उस दुष्ट के बारे में मालूम करके गांव-गांव घूमते समय एक महान योगी मुझे दिखाई दिए। उनके पास बहुत सारी महिमाएं हैं बहन। वो मुझे एक माया जल भी प्रदान किए। उस जल की सहायता से हम अपने गांव को बचा सकते हैं। वो बहुत महान है बहन। वो हर समय हिमालय में ही रहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो हमें वरदान दिए। उस माया जल को मैं लाई बहन। उसे पूर्णिमा के दिन क्या करना है वो मुझे बोले। तो कल ही पूर्णिमा है ना दीदी? इस तरह पूर्णिमा की रात उस योगी के दिए माया जल को गांव पूरा छिड़क कर घर आकर दोनों बहनें सो जाते हैं। उस पूर्णिमा के रात को उस माया जल के प्रभाव से वो गांव सुबह होने तक सोने के गांव में बदल जाती है। ये अचानक से बदलाव आने पर सब चौंक जाते हैं। वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसे देख के गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। कुछ देर बाद सब सांत्वना होते हैं। दिन भर दिन उस गांव में सूखे की अवधि कम होने लगी। उस गांव के लोगों को जूते भी सोने के ही पहनते हैं।
उस गांव के हर घर में रहे बिस्तर भी सोने से ही रहते हैं। ये सब देखकर हरिता ने, दीदी, ये माया जल देखना, हमारे गांव को सोने में बदल दी। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है दीदी? अभी हमारे सोने के गांव को फोटोज और वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया में वायरल करूंगी। चारों ओर हमारे सोने के गांव के बारे में ही चर्चा करने से दुनिया की नजर हमारे गांव पर पड़ेगी। तब वो मिनिस्टर हमारे गांव को कुछ नहीं कर पाएगा और पूरी दुनिया हमें सपोर्ट भी करेगी। सुपर आइडिया दीदी। तब वो मिनिस्टर बिच्छू के डंक मारने वाले चोर के समान रहेगा ना? उसके बाद उस सोने के गांव के बारे में सोशल मीडिया में वायरल करने पर सबकी नजर उस सोने के गांव पर पड़ती है। तब वो गांव एक पर्यटक केंद्र बन जाती है। उससे उसके चारों ओर बहुत सारे रिसोर्ट्स और व्यापार खुलने पर उस मिनिस्टर का प्लान अटर फ्लॉप होता है। दोनों बहनों के सोने का गांव बहुत फेमस होती है।